बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीसी पार्ट 1 के रेगुलर और प्राइवेट का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं, रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, रिजल्ट की कि इतना लो पासिंग रेशो क्यों आया है, अब हम आगे क्या करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें मैं इस रिजल्ट का एनालिसिस भी करूंगा और आप लोगों को ये टिप्स भी दूंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अब आप एडीसी पार्ट 2 के मोस्टली जो स्टूडेंट्स एडीसी पार्ट 2 के हैं, जो पार्ट 1 के रिजल्ट के बाद अब पार्ट 2 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनको मैं टिप्स बताऊंगा और जो पेपर उनके रुक चुके हैं उसके हवाले से भी इनको गाइडेंस दूंगा, ताकि वो एक क्लियर माइंड के साथ एक क्लियर गोल हो उनका कि हमें किस तरीके से स्टडी करनी है, कैसे हमने अपने पार्ट 2 की स्टडी करते हुए हमें किस तरह पार्ट 1 को मैनेज करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आप नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। पहले हम रिजल्ट की बात करते हैं। एडीसी पार्ट 1 में जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें 11% रेशो आया है पासिंग रेगुलर का, और तकरीबन 8% जो पासिंग रेशो आया है वो प्राइवेट का आया है। देखा जाए तो ये बहुत ही लो पासिंग रेशो है। लास्ट जो रिजल्ट आया था एडीसी पार्ट 1 का वो इससे भी कम था, उस पर रेगुलर वालों का जो पासिंग रेशो था वो 8% था, इस बार 11% है, तो पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी लो। इस तरीके से प्राइवेट वालों का लास्ट टाइम 4% रिजल्ट आया था प्राइवेट का, और इस बार 8% आया है। ठीक है, पहले से बेहतर है, लेकिन स्टिल ये भी बहुत कम है। दो पेपर्स ऐसे हैं जिसमें चांसेस है कि आपके रुके होंगे। एक आपका अकाउंटिंग का पेपर जो बहुत मुश्किल आया था, और दूसरा आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, क्योंकि दोनों ही पेपर काफ़ी टफ आए थे। बाकी पेपर्स आसान थे, इतने मुश्किल नहीं थे, तो ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि इन्हीं पेपर्स में से आपके रुके होंगे। रिजल्ट आने के 15 से 20 दिनों के बाद मार्कशीट आ जाती है, और उसी के साथ आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ जाएंगे। बहुत सारे पूछ रहे कि फॉर्म कब आएंगे, तो आपकी मार्कशीट आने के बाद ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट विद हेल्ड है, यानी विद हेल्ड लिखा हुआ है, सीट रिजल्ट विद हेल्ड। इसका मतलब ये होता है अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है या आपका जो एनरोलमेंट कार्ड है अभी तक वो इशू नहीं हुआ है, या आपने फॉर्म ही उसका जमा नहीं करवाया है, उस सूरत में आपका जो रिजल्ट है वो विद हेल्ड कर दिया जाता है। जब आपकी मार्कशीट आएगी तो आपको अपना कार्ड इशू करवाना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 2 के लिए आपको कार्ड मैंडेटरी है। कार्ड आपको किसी भी सूरत में जब आपको चाहिए होगा। अगर आपके पास पार्ट 2 में भी कार्ड नहीं होगा तो आपको एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं करेंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे। तो जिन लोगों का इस तरह का रिजल्ट आया है विद हेल्ड के लिस्ट में आ रहा है, उनका कोई पता नहीं है कि वो पास है या फेल है। वो तो मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा कि वो पास है या फेल है, लेकिन उनको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एनरोलमेंट फॉर्म जमा करवाना होगा, और करवा दिया है तो कार्ड के लिए उनको कॉलेज वालों से रब्ता करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एडीसी पार्ट 2 की। देखिए, एडीसी पार्ट 2 में आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। 2 अकाउंटिंग के सब्जेक्ट है, एडवांस एंड कॉस्ट, और बाकी सारे आपके थ्योरी के सब्जेक्ट है। वैसे मैं अपने इस चैनल पे गेस्ट पेपर तो डालता रहा हूँ, यानी एडीसी पार्ट 2 के अकाउंटिंग के दोनों के गेस्ट पेपर डाले हैं मैंने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डाला है मैंने, ठीक है, और एक और सब्जेक्ट है उसका भी डाल चुका हूँ, और आगे भी डालता रहूँगा। और एडीसी पार्ट 1 के भी गेस्ट पेपर में डाल चुका हूँ। जिनके एडीसी पार्ट 1 के पेपर रुके हैं वो उस गेस्ट पेपर्स को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने अभी डाले हैं रिसेंटली एडीसी पार्ट 1 के। अब एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि हमारे पेपर्स कब होंगे। जब रिजल्ट आपका आता है ना, तो उसके 3 महीने के बाद आपके पेपर होते हैं। अगर आपका अक्टूबर में रिजल्ट आया तो उसका मतलब है कि आपके जनवरी में पेपर होंगे। जनवरी में एडीसी पार्ट 2 के साथ एडीसी पार्ट 1 के पेपर आपको देने होंगे। एक दिन पार्ट 1 का पेपर होता है, एक दिन पार्ट 2 का होता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछा कि हम एडीसी अगर पार्ट 1 या पार्ट 2 में से एक स्किप कर दें, सपोज अगर हम पार्ट 2 में हैं, हम पार्ट 2 के पेपर नहीं देते, सिर्फ पार्ट 1 के देते, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ये एक ही सूरत में पॉसिबल है कि फीस तो आपको दोनों पार्ट्स की जमा करानी होगी, लेकिन आप पेपर ना दें पार्ट 2 के, आपका लॉस है ना। लेकिन आप पेपर ना दें पार्ट 2 के, स्किप कर दें, आपका एब्सेंट आएगा, आपकी सप्ली दोबारा से लग जाएगी, फिर अगले साल सप्लीमेंट्री में आप उसको क्लियर करेंगे, और पार्ट 1 के दे दें। बस यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है कि आप एक पार्ट की फीस पे करें और बस वही आप पेपर दें, ठीक है ना। दोनों पार्ट के आप फीस देंगे, और जिस पार्ट को आप स्किप करना चाहें उसको आप वैसे ही पेपर ना दें, तो वो आपका एब्सेंट शो होगा, आप उसमें फेल हो जाएंगे, तो दोबारा फिर आपको नेक्स्ट ईयर पार्ट 2 में आप अपीयर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप इस तरह ना करें, आप अपने पूरे पेपर्स दें, उनकी तैयारी करें। अब हम बात करते हैं कि पेपर में मैं आपको टिप्स बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले पार्ट 2 की अपना आप टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने का तरीका ये होता है कि आपके पास 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। आप अपना टाइम वो डिसाइड करें जिसमें आप फ्री होते हैं। सुबह फजर के टाइम आप पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं। आपको खुद पता होगा कि जी मेरी रूटीन के हिसाब से मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं। आपने कम से कम 2 घंटे अपने लिए निकालने हैं। अगर आप 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते तो 1 घंटा तो आपको लाजमी निकालना पड़ेगा, लेकिन ये कम से कम है, यानी कम से कम आपको 2 घंटे निकालने हैं। अच्छा, आपने किस तरीके से करना है? आपने इस तरीके से करना है कि आपको हफ्ते में अगर आपके पास 7 दिन है तो उसमें से आप 3 दिन एडवांस अकाउंटिंग करें, 3 दिन आप कॉस्ट अकाउंटिंग करें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, 3 दिन एडवांस पढ़ी फिर उसके बाद 3 दिन कॉस्ट पढ़ी। मेरा मशवरा है कि आप 1 दिन एडवांस और 1 दिन कॉस्ट करके चलें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप किसी
आप कोई भी टॉपिक कर रहे होंगे तो वो आपसे भूलेगा नहीं। अगर आपने 3 दिन एडवांस अकाउंटिंग का कोई टॉपिक पढ़ लिया, फिर 3 दिन कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो एडवांस अकाउंटिंग का जो वो टॉपिक है वो आहिस्ता आहिस्ता आप भूलना शुरू हो जाएंगे। एक दिन एडवांस, एक दिन कॉस्ट, एक दिन एडवांस, एक दिन कॉस्ट, इस तरह करके आप चलें ताकि दोनों साथ साथ चलें, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका अकाउंटिंग का। उसके बाद आप थ्योरी के आपके सब्जेक्ट है, हर दिन वो आप उसके साथ अटैच कर देंगे। यानी मंडे को मुझे बिजनेस, एक घंटा मैंने अकाउंटिंग को दे दिया, 1 घंटा मैं बिजनेस लॉ को दूंगा, ठीक है ना। यानी मंडे को बिजनेस लॉ पढ़ लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि मंडे को बिजनेस लॉ पढ़ ली, ट्यूसडे को मैनेजमेंट पढ़ ली, वेडनेसडे को कम्युनिकेशन पढ़ ली, थर्सडे को जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ ली। तो आपके जो 6 थ्योरी के सब्जेक्ट है वो 6 दिनों में कवर हो जाएंगे, 1-1 घंटा इज इनफ, ठीक है। ये मेरी सजेशन है। आगे अब जरूरी नहीं कि आप मंडे को बिजनेस लॉ पढ़ें, आपको यो सब्जेक्ट पढ़ लें, सब्जेक्ट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये एक थ्योरी का सब्जेक्ट अकाउंटिंग के साथ रखना है। जो आपका 7th डे बचेगा, यानी संडे का दिन हो गया फॉर एग्जांपल, उसमें आपने पार्ट 1 का अगर कोई आपका पेपर रुक गया तो वो आपने करना है। अगर किसी का एक पेपर रुका है तो वो उसको टाइम दे, उसमें पार्ट 2 और ना पढ़े, सिर्फ पार्ट 1 को टाइम दे। किसी के 2 पेपर रुक गए तो वो दोनों को एक साथ टाइम दे। अच्छा, किसी के 3 रुक गए, अच्छा कोई ये कहता है सर मैं हफ्ते में एक दिन अगर पार्ट 1 को दूंगा तो मैं कवर नहीं कर सकता ना। उसका तरीका ये है कि जो आपके 6 सब्जेक्ट पार्ट 2 के हैं उसमें जो सबसे ईजी सब्जेक्ट जैसे उर्दू है वो आप एंड में कर लीजिएगा। आपको लगता है उर्दू आसान है, बस याद करना है, तो आप पेपर से 15-20 दिन पहले कर लीजिएगा। उस उर्दू की जगह आप वो पार्ट 1 का सब्जेक्ट रख लें। सपोज आपकी इकोनॉमिक्स रुकी है तो आपने अब उर्दू जो है वो सैटरडे को आपने रखी थी, अब आपने उर्दू स्किप कर दी, उर्दू की जगह आप ले आए किसको, इकोनॉमिक्स को, और संडे को भी आप इकोनॉमिक्स कर लो अगर एक ही सब्जेक्ट है। और अगर अकाउंटिंग, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स हैं, तीनों हैं, तो फिर आपको पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स के साथ उनको मर्ज करना पड़ेगा। पेपर रुकेंगे, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जैसे 2 घंटे का आपने टाइम रखा था आप उसको 3 घंटे पे ले जाओ, 2.5 घंटे पे ले जाओ, और तीसरा सब्जेक्ट पार्ट 1 का उस पर ऐड करो, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है कि सिर्फ संडे के दिन पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट को निकाल के पार्ट 2 का लगा देना है, या अपना टाइम बढ़ा दो 2 घंटे से ज़्यादा करके और उसमें थर्ड सब्जेक्ट पार्ट 1 का ऐड कर दो। इट डिपेंड्स, इट्स अप टू यू कि आपके कितने पेपर रुके। अगर आपका कोई पेपर नहीं रुका फिर तो आप संडे को चिल करो, एक दिन हफ्ते में आप रेस्ट करो, कोई आप स्टडी ना करो, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम थ्योरी के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट है, आपका बैंकिंग है, अगर ऑप्शनल आप ले रहे हैं बैंकिंग है आपका, ठीक है ना। अच्छा, इन सब्जेक्ट्स को करने का तरीका क्या होता है, देखें अगर आपका थ्योरी का पेपर है और वो 3 घंटे का पेपर हो, ठीक है ना, यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो 5 में से आपने कितने करने हैं, 8 में से 5 करने होते हैं, तो एक सवाल को करने के लिए आधा घंटा होता है। यानी आप 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे का अज्यूम करें, क्योंकि आधा घंटा आप अपना मार्जिन रखें, उसमें पेपर मिलता है, आप फिलअप करते हैं फर्स्ट पेज, कभी लेट मिलता है, कभी आप उसको पढ़ रहे होते हैं, तो आप आधा घंटा उसका रखें और आप पेपर को 2.5 घंटे का समझें। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास आधा घंटा होता है, और एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, और एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं 10-10 नंबर के, कभी 15 और 5 के होते हैं, कभी 10-10 के होते हैं, कभी 12 और 8 के होते हैं। अगर दोनों पार्ट 10-10 नंबर के हैं, इसका मतलब है कि एक पार्ट को करने के लिए 15 मिनट्स हैं आपके पास, ठीक है ना। और अगर 10 नंबर का सवाल है तो कितनी हेडिंग्स लिखें, तो एक हेडिंग के 2 नंबर होते हैं, तो अगर 10 नंबर का सवाल है तो 5 हेडिंग इनफ है। मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपका सवाल आता है टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, तो एडवांटेजेस तो 10, 12, 15 आपकी बुक में होंगी, आपने सिर्फ 5 एडवांटेजेस बताने, बिकॉज 10 नंबर का सवाल है, 5 हेडिंग्स आर इनफ। अच्छा, ये पार्ट 1 वालों के लिए भी, अगर आपका पार्ट 1 का पेपर करना है या पार्ट 1 के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये टिप्स हैं। तो ये 5 हेडिंग आपने करनी है, ज्यादा करना चाह रहे हो तो 6 कर लो, क्योंकि अगर एक हेडिंग के 2 नंबर है तो 5 हेडिंग इनफ है 10 नंबर के लिए। एक हेडिंग में 6-7 से ज्यादा लाइंस नहीं होनी चाहिए। एक हेडिंग के अंदर जो आप लाइंस लिखेंगे वो 10 लाइन्स से कम हो, यानी 6, कम से कम 6 लाइन्स हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन्स हो। 6 से 10 लाइनों के बीच में आपका मटेरियल होना चाहिए एक हेडिंग के अंदर। अपनी वर्डिंग में लिखना सीखें, और जो हेडिंग्स है ना उनको आप वैसे ही याद करें, और उसके अंदर का मटेरियल अपनी वर्डिंग में सीखें। अब दूसरा सवाल ये करते हैं स्टूडेंट्स कि सर बुक से करें या नोट से करें। देखें, सबसे अच्छी चीज़ मेरे हिसाब से बुक है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि बुक में वो चीज़ डिटेल में होती है। बुक का मकसद रट्टा लगाना नहीं होता, रट्टा लगाने के लिए नोट्स होते हैं, कम कम लिखा होता है, रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको चीज़ को समझना चाहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, आप उसको बुक से करें, ठीक है, लेकिन लिखें उतना ही जितना मैंने आपसे कहा है। अगर वो 15-20 लाइन्स की एक हेडिंग है बुक में, तो आप उसको पढ़ लें कि इसका मतलब क्या है, उसको अपनी वर्डिंग में लिखें। अब सवाल ये कि सर हम अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते, हमें प्रॉब्लम होती है, हम क्या करें। इसका बहुत आसान तरीका है। सपोज आज मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया या मैंने पढ़ा, तो मैं उसको अपनी वर्डिंग में उसका आंसर बना के अपने टीचर को दिखाऊंगा, सर ये मैंने अपनी वर्डिंग में बनाया, आप चेक करें क्या ये सही है। तो ऑब्वियसली उसमें मिस्टेक्स निकलेंगे, टीचर आपको बताएगा, आपको गाइडेंस देगा, इसमें ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आप ये डेली बेसिस पे करें डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, तो 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में आप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, और पेपर से पहले आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप वो पूरा का पूरा अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। पेपर को खाली छोड़ के कभी भी नहीं आना है आपको। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपनी तरफ से हेडिंग भी बना सकते हैं, और हेडिंग के अंदर मटेरियल भी लिख सकते हैं। अच्छा,
और भी क्वेश्चंस आते हैं कि सर जो है हम बॉल पेन से लिखें या किससे लिखें, पॉइंटर से। देखिए आप किसी भी पेन से लिखें, एडीसी में इसका कोई मसला नहीं है। आप पेन से लिखते हैं, पॉइंटर से लिखते हैं, बॉल पेन से लिखते हैं, इंक पेन से लिखते हैं, इट्स अप टू यू। जिससे आपको लगता है आपकी राइटिंग स्पीड तेज होगी वो आपने लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है पेपर में ए और बी दो पार्ट आ जाते हैं ना, तो ए आता है और बी नहीं आता हमें, तो ऐसे सवाल एंड के लिए छोड़ दो। पहले आप वो सवाल सारे कर लो जो आपको पूरे पूरे आते हैं। सपोज 4 सवाल आपको पूरे आते हैं, 5वां सवाल ऐसा है कि एक का ए आता है, दूसरे का बी आता है, तो आप एक का ए कर लें, उसके नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन जो दूसरे का बी करेंगे उसके नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कर लें फिर भी। क्यों? कि खाली छोड़ के नहीं आना है। तो कभी कभी होता है जो चेकर होता है ना, वो फ्लो के अंदर उसका बी भी मतलब चेक कर लेता है। इस बात के चांसेस हो सकते हैं कि वो बी को भी कंसिडर कर ले, फ्लो की वजह से। कितने सारे पेपर चेक कर रहा होता है, तो वो फ्लो में ये समझे कि इसी का बी पार्ट है, तो वो उसको चेक करके आपको नंबर दे दे। तो इट्स अप टू द चेकर्स मेंटेलिटी के वो उस वक्त किस माइंड सेट के साथ चेक कर रहे हैं पेपर। लेकिन आपने पेपर खाली नहीं छोड़ना है। तो और हमेशा नया जो सवाल होता है वो नए पेज से स्टार्ट किया जाता है। अगर बीच में आप कोई पेज छोड़ते हैं तो उसको एक सिंगल आपने क्रॉस करना है पेंसिल से, ठीक है ना। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई टाइम टेबल के हवाले से, पेपर मैनेजमेंट के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। और इंशाल्लाह आपको आपका अच्छे पेपर हो, आपको अच्छा सबको आपके स्टडीज़ अच्छी हो, मेरी विशेज़ आपके साथ हैं। हमारे चैनल पे तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे चैनल पे अकाउंटिंग के लेक्चर्स मौजूद हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स मौजूद हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ टिप्स एंड गाइडेंस एडीसी बीकॉम के हवाले से मिलती है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तमाम के तमाम लिंक्स हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी, तो उन्हें ज़रूर विजिट करें, उन्हें देखें। गेस्ट पेपर्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे उन्हीं लिंक्स से, उन्हीं वीडियोज़ से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।